हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर आज क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 लेकर के उसका इंट्रोडक्शन लेकर के मैं आज हाजिर हूँ, जिसमें आपको आज उस इंट्रोडक्शन के बारे में, उस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, जिससे कि चैप्टर समझने में आपको सुविधा होगी और उसके बाद फिर सवाल बनाने में आपको मज़ा आएगा, सवाल बनाने में आपको मदद मिलेगी। तो मैंने पहले से ही लिख करके यहाँ पे रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर 3 के लिए है, दो चर वाले रैखिक या फिर एक घातीय समीकरण। इसको क्या करना है, इसका सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी समीकरण वो लीनियर इक्वेशन में है, वो एक घातीय समीकरण में है और वो दो चर में है। उसके लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जहां पर आपको ये देखना है कि x और y दो वेरिएबल है। x और y कितना वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। और उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब कांस्टेंट है, अचर मान है, इसका वैल्यू नहीं बदलने वाला है। तो जो भी इक्वेशन आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपको कैसे पहचान पाएंगे कि a1 कहाँ पाया जाता है, b1 कहाँ पाया जाता है, c1 कहाँ पाया जाता है, उसी तरह से a2 b2 और c2 किस जगह पे मिलता है। तो इसके लिए बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में हम आपको बताते हैं, बहुत ही मजा आएगा समझने में। जैसे आपको देखना है कि इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का कोफिशिएंट को a1, y के कोफिशिएंट को b1 और x और y दोनों से जो फ्री होता है उसको c1 बोलते हैं। तो ये आसानी से पकड़ में आ जाएगा। फिर इक्वेशन 2 में जब चलते हैं तो वहां पर x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और x, y दोनों से फ्री जो होता है उसको c2 बोलते हैं। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये इस चैप्टर का मुख्य पार्ट है। अगर ये समझ में आ जाता है तो चैप्टर में एंट्री मारने में बहुत मजा आएगा और आपको सवाल समझने में भी सुविधा होगा। तो ये तो था इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, कैसे आप इसको पहचानेंगे, पहचानने के लिए ये था। अब इसका कुछ कंडीशन है, कुछ स्थितियां हैं कि इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो सॉल्व करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है तो कितना सारा हो सकता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सपोज कीजिए कि यदि a1 by a2 आप निकाले और b1 by b2 निकाले, ये दोनों आपस में बराबर नहीं निकल पाया, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो, तो समीकरण निकाय का जो सिस्टम है, ये समीकरण जो दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है, उसका अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा और असमांतर होगा। अद्वितीय का बहुत सारा आप नाम दे सकते हैं, जैसे यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, केवल एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। और प्रतिच्छेदी इसलिए होगा क्योंकि जब इसका ग्राफ खींचेंगे हम, सॉल्यूशन में जब आगे जाएंगे उस समय बताएंगे, जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इसका एक दूसरे, ये दो लाइन है, ये पहला लाइन और दूसरा लाइन, दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक जगह पे इसको काटेगा। तो जिस जगह पे जो काटेगा, काटने के कारण जो कि प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए प्रतिच्छेदी होगा। संगत होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जाके संगत हो रहा है, एक साथ मिल रहा है। और असमांतर होगा, असमांतर इसलिए क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो ये पहला कंडीशन आपको याद रखना है। दूसरा कंडीशन है कि यदि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 हो, यहाँ पे क्या था? नॉट इक्वल टू, यहाँ क्या है? इक्वल टू हो, तब हम क्या करेंगे? c1 by c2 को भी चेक करेंगे। अगर c1 by c2 निकाले, वो भी निकालने के बाद देखें कि सब आपस में बराबर हो गया, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 हो, तो समीकरण निकाय का हल जो होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा, देयर आर सो मैनी सॉल्यूशंस, अनंत हल होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो प्रतिच्छेदी होगा क्योंकि रेखाएं फिर काटेंगे एक दूसरे को, संगत होगा, और जब एक दूसरे को काटेंगे तो फिर असमांतर होगा। तो इन चीजों को याद रखना है कि जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 हो, तो इस कंडीशन में समीकरण निकाय का जो हल होता है, जो सॉल्यूशन होता है, वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, प्रतिच्छेदी होता है,
संगत होता है और असमांतर होता है। तीसरा कंडीशन है कि सपोज कीजिए कि आपने निकाला a1/a2 इक्वल टू निकल के b1/b2, तो ये नहीं समझना है कि वो c1/c2 के बराबर भी होगा, जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि c1/c2 बराबर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन होगा तो वैसे में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा रेखाएं। जो दो रेखाएं का यहाँ पे समीकरण लिखे हुए हैं, इस समीकरण का जब ग्राफ खींचेंगे तो वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, तो कहीं नहीं काटेगा तो अप्रतिच्छेदी होगा, असंगत होगा। और जब कहीं ना आगे काटने वाला है ना पीछे काटने वाला है, इसका मतलब एक पैरेलल लाइन जाएगा, समांतर होगा, और ये समांतर होता है। तो ये तीन कंडीशन, इन तीन कंडीशन को अगर आप समझ जाते हैं तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसका ग्राफीय विधि को देखते हैं। पहले यहां से मिटा दो, और अगर मेरा ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ये मैथ्स का क्लास चल रहा है, और कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगता है, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपको क्लास लगभग रेगुलर क्लास आपको पे देता रहूं। तो इसके सबसे पहले ग्राफीय विधि की बात करते हैं। ग्राफीय विधि सॉल्यूशन के लिए आपको किसी भी मैथ को जानने से पहले इसका सॉल्यूशन का मेथड जानना चाहिए, ना कि सिर्फ एक्सरसाइज में चले जाइए। एक्सरसाइज में नहीं जाना है, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको इसकी व्यवस्था जानना पड़ेगा। जैसे ग्राफीय विधि में समीकरण फर्स्ट लेंगे, समीकरण फर्स्ट में मेरे पास है a1x + b1y + c1 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मर्जी से एक ठोक रख लेंगे, या तो x वाला को आप रख लीजिए या y को रख लीजिए, बाकी को आप दूसरी तरफ भेज दीजिए। इस तरीके से जैसे मैं x रख लेता हूँ, a1x इक्वल टू ये c1 दूसरी तरफ जाएगा तो -c1 हो जाएगा, और ये प्लस b1y है तो दूसरी तरफ जाएगा तो b1y हो जाएगा। फिर x इक्वल टू -c1 प्लस b1y बाई a1, ये मेरा x का वैल्यू निकलेगा। अब क्या करेंगे, जब ग्राफ बनाना होगा मुझे, तो ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल यहाँ पे मैं बना लूंगा, और x y का वैल्यू रखता चला जाऊंगा। एटलीस्ट कम से कम आपको 3 वैल्यू रखना है। कितना वैल्यू रखना है? 3। y का वैल्यू रखेंगे इस जगह पे तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। फिर y का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। फिर यहाँ पे रखेंगे तो भी x का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। 3 वैल्यू आपको रखना है। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ जो वैल्यू रख रहे हैं वो आंसर देख के रखें। आप अपनी मर्जी से वैसा वैल्यू रखिए जिसको रखने से आपको ये लगे कि इसको पूरी तरह से काट के हम इंटीजर में ला सके। कोशिश करना है कि डेसिमल वाला नंबर नहीं आए, ताकि ग्राफ खींचने में आपको सुविधा हो। फिर इक्वेशन सेकंड लेना हो, क्या करना है? इक्वेशन सेकंड मेरे पास हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक वेरिएबल को रख लेंगे, बाकी को दूसरी तरफ भेज देंगे। a2x = c2 - b2y, फिर x ये c2 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मैंने यहाँ जैसे लिखा था ना, c1 माइनस में हो गया तो -c2 - b2y बाई 8। यहाँ से भी आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेना है x और y के लिए। आपको क्या करना है, x y का वैल्यू रखना है, इसमें x का निकलेगा। कोई भी जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ जो वैल्यू रखा वही वैल्यू आप यहाँ पे रखो, जरूरी नहीं है। आप कहेंगे कि सर आप तो वैल्यू रख नहीं रहे, तो मैंने क्या बताया कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, कोई मैथ्स में नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर। ग्राफीय विधि से बनाने के लिए आपको करना क्या है, कम से कम 3 वैल्यू रखेंगे। इस तरह से इक्वेशन जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसमें से y का वैल्यू रख करके x का वैल्यू निकाल लेंगे 3। फिर सेकंड समीकरण में भी सेकंड जो इक्वेशन आएगा उसमें भी वही करेंगे, कम से कम 3 वैल्यू रख लेंगे, और तीनों वैल्यू रखने के बाद फिर ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए आपको क्या करना होगा, आप ग्राफ पेपर पे जाएंगे और ग्राफ पेपर पे आपको एक
इस तरह से ये x हो जाएगा, ये x डैश, जो कि 2 डायमेंशनल मैथ्स है, ये अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो 2 डायमेंशनल है, 2 बीम ये है, तो इस तरह से 2 बीम मिलेंगे, 0 लेंगे। अब इस तरफ में और लेफ्ट साइड में इधर प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है, नीचे माइनस। x का वैल्यू जो अगर प्लस में आएगा तो इस तरफ कहीं ना कहीं लेंगे, माइनस में आएगा तो इस तरफ लेंगे, y का वैल्यू प्लस आएगा तो ऊपर लेंगे, y का वैल्यू माइनस आएगा तो इसको नीचे लेंगे। इसको जब ग्राफीय विधि में ग्राफ खींचेंगे तो 2 रेखाएं खींच सकते हैं अगर ये समांतर होगा। जैसे तीसरा कंडीशन मैंने बताया था, समांतर होगा तो या तो इस तरह से रेखाएं खिंचाएगी, या तो इस तरह से खिंचाएगी, या तो इस तरह से खिंचाएगी, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। अद्वितीय होगा तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ ऑफ लाइन खींचेंगे वो कहीं ना कहीं जैसे ऐसे और ऐसे कहीं ना कहीं एक जगह काटेगा। जिसका बहुत सारा हल था वो बहुत जगह काटेगा, तो उसके लिए ग्राफ जो है फ्री हैंड खींचेंगे। तो एक मेथड है जो कि मैंने मैथ यहाँ पे नहीं बताया है, क्या बताया है इसका मेथड। मैथ हम लोग जब इसका एक्सरसाइज में चलेंगे तब। अभी ग्राफीय विधि हमको लगता है कि शायद आपको थोड़ी बहुत मेरी बात समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ग्राफीय विधि में इक्वेशन फर्स्ट को लेना है और फर्स्ट में कोई एक वेरिएबल को रख लेना है, बाकी को आपको इक्वेशन करके दूसरे साइड भेज देना है। और एक रखने के बाद जब टोटल दूसरे तरफ चला जाएगा, थोड़ा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये प्लस नहीं होकर के माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू रखना है, अपना मर्जी से रखना है, ये जरूरी नहीं है कि जो सर बता दिए वही रखना है, अपना मर्जी से वैल्यू रखना है। और वैल्यू रखने के बाद x का 3 वैल्यू निकलेगा, y का 3 बार वैल्यू रखेंगे, x का 3 बार निकलेगा। सेकेंड इक्वेशन के साथ भी आपको वही करना है, y का 3 बार वैल्यू रखना है, x का 3 बार वैल्यू निकलेगा। ये जो वैल्यू निकलेगा उसका ग्राफ खींचेंगे। क्योंकि मैंने कोई सवाल नहीं लिया है, मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया है, इसलिए मैंने कोई वैल्यू रख करके दिखाया नहीं है। आने वाले क्लासेस में जिस समय मैं सवाल लेकर के सॉल्व करूंगा उस समय आपको बताऊंगा। आज मैंने एक मेथड बताया ग्राफीय विधि, इसके अलावे और भी मेथड है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मुझे लगता है कि आपको अगर ये मेथड अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ। और जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, तो मैं फिर आगे भी वीडियो डालता रहूँगा।